ये बिहार म्यूजियम की क्या कहानी है, क्योंकि बिहार से अमूमन जो तस्वीरें आती हैं वो बहुत भव्य है, बहुत विशाल और बहुत विश्व स्तरीय नहीं होती हैं। जापान के निगाता शहर में मिथिला म्यूजियम है। बिहार से कलाकारों को ले जाते थे, अपने यहाँ 3-3 महीना रख के उनसे काम करवाते थे, पेंटिंग बनवाते थे, लेकिन हमेशा उलाहना देते थे, तुम लोगों को जब अपनी पेंटिंग देखनी होगी तुम्हें जापान आना होगा, निगाता आना होगा, तुम्हारे पास तो कोई म्यूजियम है नहीं। जितनी दफ़ा बस्तर का जिक्र सुनते हैं हमें लगता है कि वो नक्सलियों का गढ़ है, जो कि अब सच नहीं है, वो लगातार घट रहे हैं। आपने बस्तर फूड्स के लिए शुरुआती दौर में जिन लोगों को रिक्रूट किया, खासतौर पर जिन लड़कियों को रिक्रूट किया, उनकी क्या कहानी थी? वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे ये पूछा कि मैडम अच्छा होता कि 10th के बाद हम लोग नक्सलाइट बन जाते तो कम से कम महीने का 20,000 मिलता। बच्चों को ये पता है कि नक्सलाइट बनते तो 20,000 मिलते हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर पढ़ के थोड़ी सी हिम्मत करे तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरियां ही करनी है, खुद से भी कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम अब नया एक चेंज लेकर आते हैं। धर्म न्यास संघ की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप लोगों को लगा कि बिना सरकारी मदद के हम एक इतना बड़ा संस्थान चला सकते हैं? 1971-72 में चूरू में एक धार्मिक आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन में तीनों शंकराचार्य जी वाराणसी से करपात्री जी महाराज आए थे और उन्हीं के शिष्य थे स्वामी शिवानंद जी सरस्वती, जो हमारे फाउंडर भी हैं इस गुरुकुल। जब वो आंदोलन खत्म हुआ तो शिवानंद जी ने ये बोला कि भाई मेरे लिए तो चूरू ही अब काशी है, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ पे जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाना चाहूँगा। भारत बढ़ रहा है क्योंकि भारत उद्यम कर रहा है। आज हम आपको इस भारत की 3 कहानियों से वाकिफ करवाएंगे। मंच पर मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से आई उस नौजवान उद्यमी को जिसने नक्सलवाद की राह पकड़ने को आतुर नौजवान लड़के लड़कियों को अपने उद्यम से जोड़ा और बस्तर फूड्स की स्थापना की। मंच पर स्वागत करिए रज़िया शेख का। हमारे दूसरे मेहमान बिहार से आए हैं। एक ज़माना था जब नियोजन के क्रम में एक टर्म कॉइन किया गया था, बीमारू स्टेट्स, और बीमारू का बी बिहार के लिए कहा गया था, लेकिन वो ज़माना बीत गया है। बिहार नए एस्पिरेशंस के साथ अपनी जगह बना रहा है और उस बदलते बिहार की सबसे शानदार कहानियों में से एक कहानी है दुनिया के सबसे भव्य म्यूज़ियम्स में से एक बिहार म्यूज़ियम की कहानी। और उस कहानी को हमारे सामने साझा करने के लिए आए हैं बिहार म्यूज़ियम के एडिशनल डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा। आइए सर। ज़माना आगे बढ़ने का है, लोगों को लगता है कि सबसे आगे अमेरिका बढ़ गया है, इसलिए सबको उस ग्रेट ड्रीम में जाना है। बहुत मुमकिन है कि अगली दफ़ा जब आप मैनहट्टन की सड़कों पर स्टॉक एक्सचेंज या जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हों तो आपका कंधा एक संस्कृत के विद्वान से टकरा जाए, और बहुत संभव है कि संस्कृत का वो विद्वान राजस्थान के तथाकथित पिछड़े और ऊसर से ज़िले चुरू से पढ़कर गया हो। आज हम आपको बदलेगा भारत बनेगा तो बढ़ेगा भारत में जो तीसरी कहानी साझा करने जा रहे हैं वो चुरू के कुछ उद्यमियों की कहानी है, जिन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनेगा जहाँ पर प्राचीन शिक्षा को नए ढंग के साथ पढ़ाया जाएगा, गुरुकुल पद्धति के साथ पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर लैब के साथ पढ़ाया जाएगा। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म संघ विश्वविद्यालय चुरू के बोर्ड मेंबर राजीव मर्दा को। अशोक जी, यूपी बिहार वालों को वैसे भी लगता है कि साहब सबसे पहले बारी हमारी आनी चाहिए, तो आपसे ही बात शुरुआत करते हैं। बिहार को लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ सही कुछ गलत। मैं सांख्यिकी के फेर में नहीं पढ़ूंगा। ये बिहार म्यूज़ियम की क्या कहानी है, क्योंकि बिहार से अमूमन जो तस्वीरें आती हैं वो बहुत भव्य है, बहुत विशाल और बहुत विश्व स्तरीय नहीं होती हैं। हर बार इस तरह का उदाहरण देने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ता है कि साहब बिहार जहाँ पर महान मौर्य साम्राज्य था, बिहार जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बिहार म्यूज़ियम की कहानी कैसे शुरू होती है? पटना में पहले से एक पटना म्यूजियम था जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, लेकिन बिहार चूँकि कला संस्कृति का केंद्र रहा है, आपने जैसा बताया कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल, पाल काल जो बिहार था उसका केंद्र था। स्वाभाविक रूप से कलाकृतियों की संख्या पटना म्यूजियम में बहुत अधिक थी, तो यह दिक्कत आ रही थी कि पटना म्यूजियम में उसको कैसे संग्रहित किया जाए,
किसी भी कलाकृति को देखने में, पटना म्यूजियम को पूरे तरह से देखने में कम से कम 3-4 दिन लगते। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि नहीं, एक नया म्यूजियम बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का होगा। उसी क्रम में बिहार म्यूजियम की स्थापना 2015 में हुई थी। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है कि हमेशा देखिए, मिथिला म्यूजियम जापान में है। जापान के निगाता शहर में मिथिला म्यूजियम है। उसकी स्थापना जापान के टोक्यो हासेगावा हैं, बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने की है। वहाँ लगभग 10,000 कलाकृतियों का संग्रह है जो बिहार की कलाकृतियाँ हैं। तो जब वो बिहार से कलाकारों को ले जाते थे, मिथिला पेंटिंग के कलाकार, टेराकोटा के कलाकार, पद्मश्री कलाकार, सबको ले जाते थे अपने यहाँ। 3-3 महीना रख के उनसे काम करवाते थे, पेंटिंग बनवाते थे। और लेकिन हमेशा उलाहना देते थे कि अरे तुम लोगों को जब अपनी पेंटिंग देखनी होगी, बिहार के लोगों को, भारत के लोगों को बिहार की कलाकृतियों को देखना होगा, तो तुम्हें जापान आना होगा, निगाता आना होगा। तुम्हारे पास तो कोई म्यूजियम है नहीं। लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि अब बिहार म्यूजियम आने के बाद से अब वो उलाहना देने की बात ख़त्म हो गई है। उनसे अधिक समृद्ध और भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय मानक का म्यूजियम बिहार म्यूजियम है। अशोक जी, जब आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करते हैं, कितना बड़ा है, कितना खर्चा आया? 14 एकड़ में बना हुआ है। 14 एकड़ में बिहार म्यूजियम बना है और लगभग 800 करोड़ रुपया खर्च आया है बिहार म्यूजियम को बनाने में। जी, और इसके बनने का भी एक जापान कनेक्शन है? जी, जापान से कनेक्शन है। जब देखिए, बिहार देश में जितने भी म्यूजियम हैं, या तो अंग्रेजों के ज़माने के हैं या राजा महाराजाओं के समय के बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप था कि जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनेगा वो कैसा म्यूजियम होगा। इसके कंसेप्ट के लिए हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर किया, विश्वव्यापी टेंडर किया, और उसमें एक कनाडा की जो संस्था थी कंसेप्ट डिज़ाइन के लिए, उसका चयन किया गया कि कनाडा की एक संस्था को कि आप कंसेप्ट डिज़ाइन कीजिए। उसने कंसेप्ट डिज़ाइन किया और फिर आर्किटेक्ट के रूप में जापान की एक संस्था है माकी एंड एसोसिएट्स। माकी एंड एसोसिएट्स का चयन हुआ जापान की संस्था को, और L&T लार्सन एंड टुब्रो ने बिहार म्यूजियम का निर्माण किया। अच्छा, मैं वापस आऊँगा आपके पास उन कलाकारों के बारे में जानने के लिए जो बिहार म्यूज़ियम में फ़ीचर किए जाते हैं या ट्रेन किए जाते हैं। रज़िया, हम जितनी दफ़ा बस्तर का जिक्र सुनते हैं, हमें लगता है कि वो नक्सलियों का गढ़ है, जो कि अब सच नहीं है, वो लगातार घट रहे हैं। आपने बस्तर फूड्स के लिए शुरुआती दौर में जिन लोगों को रिक्रूट किया, ख़ास तौर पर जिन लड़कियों को रिक्रूट किया, उनकी क्या कहानी थी, ज़रा ये बताइए। मैंने अपना करियर का जो शुरुआत है वो बीजापुर एरिया से किया था। बीजापुर एक नक्सल गढ़ है, जैसा सब जानते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे ये पूछा कि मैडम, अच्छा होता कि 10th के बाद हम लोग नक्सलाइट बन जाते तो कम से कम महीने का 20,000 मिलता। वहाँ पर एक ये था कि बच्चों को ये पता है कि 10th के बाद में नक्सलाइट बनते तो 20,000 मिलते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को वो रिक्रूट करते हैं, दोनों रिक्रूट होते हैं। बट उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर पढ़ के थोड़ी सी हिम्मत करे तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरियां ही करनी है, खुद से भी कुछ किया जा सकता है। तो ये जो सवाल था वो बहुत हिट कर गया मेरे दिमाग में। तो फिर मैंने ये बोला कि हम सरकार से क्यों मदद मांग रहे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी अच्छी तालीम ली हुई थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम अब नया एक चेंज लेकर आते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर ये जो यंगस्टर्स हैं, जो इंटीरियर एरियाज़ के हैं, हम उन्हें ट्रेन करेंगे और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ेंगे, और उन्हें वो भी बताएंगे कि कहाँ पे फंड्स होते हैं जिसको यूटिलाइज़ करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने फूड ट्रेनिंग स्टार्ट किया। महुए के जो फूल होते हैं जंगलों में, हमने उससे शुरुआत की। इस तरीके से एक पहचान बनी। तो जैसे उस बच्चे का नाम विकास है और उन्हीं के साथ में एक और लड़की थी जिसका नाम बुदरी था। तो ये ऐसे नक्सल एरिया से बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। अब रोड बन गए हैं तो वो जानने लगे हैं। बदल रहा है, एक रूप बदल रहा है हमारे बस्तर का। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बहुत ही कैलोरी कॉन्शियस लोग भी हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स हमें दिखा रही थी जिसमें महुआ का बना हुआ लड्डू वगैरह भी था। प्लीज़ टेल देम व्हाई शुड दे कंज्यूम महुआ का लड्डू।
Nowadays in metro cities everyone is like health conscious, सबको पता है, लेकिन महुए के बारे में नहीं पता। ये हमारे आयुर्वेद में तब से है जब से हम राम जी और सीता जी को जानते हैं। तो वनवास में राम जी और सीता जी भी महुआ खा चुके हैं, इसलिए खाए क्योंकि ये प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। और आज के मॉडर्न एरिया में अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने ये पाया है, बिकॉज आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सो हर चीज़ को रिसर्च के नज़रिए से देखती हूँ। तो मैंने ये देखा कि महुए में बहुत अच्छा कैल्शियम है, जो आज के दिनों में हम बॉडी में पेन्स, जो बोन हेल्थ है उसको लेके काफ़ी हम लोग कॉन्शियस है। गट हेल्थ को अगर बात करें तो गट हेल्थ की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करें, तो प्रकृति ने हमें मेडिसिन के रूप में महुआ दिया हुआ है। जो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, हाई रिच प्रोटीन है, आयरन है। आयरन के लिए हम आयरन के टैबलेट्स आंगनबाड़ी जो होते हैं वहाँ पे देते हैं ताकि प्रेग्नेंट वुमेंस को आयरन मिले करके, लैक्टेटिंग मदर्स को भी आयरन दिया जाता है। लेकिन ये आयरन हमारे नेचर में अवेलेबल है महुआ फूल में। तो महुआ में आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, अदर मिनरल्स है। सो आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल, माई हीमोग्लोबिन लेवल इज़ 14 ग्राम एंड मैं साल के 2 से 3 बार ब्लड डोनेट भी करती हूँ। So I can proudly say that mahua is highly nutritious. मैजिक ऑफ महुआ। Very true. जी राजीव जी, जितनी दफ़ा चुरू का जिक्र आता है तो कहा जाता है हाँ साहब पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव है पर ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। ऐसे में चुरू के पढ़े हुए बच्चे जब मैनहट्टन तक पुरहुताई करने लगते हैं तो वो बड़ी अजब कहानी लगती है। ये धर्म न्यास संघ की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप लोगों को लगा कि बिना सरकारी मदद के हम एक इतना बड़ा संस्थान चला सकते हैं? एक मैं आपको छोटी सी पृष्ठभूमि बताता हूँ जी, कैसे। प्लीज। 1971-72 में चूरू में एक धार्मिक आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में तीनों शंकराचार्य जी, वाराणसी से करपात्री जी महाराज आए थे और उन्हीं के शिष्य थे स्वामी शिवानंद जी सरस्वती, जो हमारे फाउंडर भी हैं इस गुरुकुल। जब वो आंदोलन खत्म हुआ तो शिवानंद जी ने ये बोला कि भाई मेरे लिए तो चूरू ही अब काशी है, मैं यहीं रहूँगा और यहाँ पे जो वंचित समाज के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाना चाहूँगा। और वो वेदों के बहुत जानकार थे और उन्होंने कहा कि मैं वैदिक शिक्षा दूंगा यहाँ पे, जिसका माध्यम संस्कृत है। अब कल्चरली तो बहुत रिच थे क्योंकि ज्ञान बहुत था, फाइनेंशियली नहीं थे तो गुरुकुल शुरू कैसे हो। तो मेरे दादाजी उस टाइम काफ़ी एक्टिव थे और वो इसमें आंदोलन में भी थे और एक अच्छे वो समाज सेवक भी थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ जो ओपन कोर्टयार्ड होता है घर के बाहर, उसको नोहरा कहते हैं। तो मेरे घर के नोहरे से ये गुरुकुल की शुरुआत हुई 7 बच्चों को लेके। और कोई 1.5 साल बाद फिर हमारे ग्रैंडफादर ने ज़मीन खरीद के गुरुकुल के लिए डोनेट करी। तो ऐसे ये नींव पड़ी और धीरे धीरे करते करते आज 52 साल हो गए हैं, गुरुकुल चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली पूरा गुरुकुल तोड़ के आज के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि समय के साथ साथ ज़रूरतें बदल जाती हैं। किस तरह की ज़रूरतें सर? जैसे सर कंप्यूटर लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैसिलिटीज़, पहले एक वो छोटी सी हवेली थी, अब जैसे जो बना जहाँ पे जब हमें लगा कि भाई बच्चे बढ़ गए हैं, यहाँ रूम बना देना चाहिए, हमने रूम बना दिया। अब रूम छोटा बन गया, बड़ा बन गया, उतनी समझ नहीं थी। अभी जो हमने बनाया एक 10,000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर है, डबल स्टोरी। उसमें क्लासरूम्स है, बच्चों के लिए डॉर्मेटरीज़ है, देयर इज़ अ लाइब्रेरी। वी हैव इंट्रोड्यूस कंप्यूटर एजुकेशन और उसमें 20 कंप्यूटर्स हमने लगाए हैं जो अब हम स्टार्ट करेंगे। और देयर इज़ अ यज्ञशाला विच इज़ कवर्ड, क्योंकि चूरू में गर्मी बहुत पड़ती है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता है नहीं पता, गर्मी में 52-53 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और सर्दी में -3-4 तक चला जाता है। तो एक कवर्ड यज्ञशाला बनाई, उनके खाने पीने का अलग किया और वार्डन रूम है। सारी जो फैसिलिटीज़ एक गुरुकुल में होनी चाहिए आज के हिसाब से, वो सब हमने उसमें परिवेश में डाली हैं। किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं? आर दे फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर? सर वीकर तो फिर भी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, दे आर फ्रॉम वेरी वीकर सेक्शन। वो ऐसे सेक्शन से आते हैं जहाँ पे सुबह शाम की जद्दोजहद होती है जीने की। तो वो बच्चे आते हैं और वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम किड्स। उनका पूरा रहना, खाना पीना सब चीज़ गुरुकुल की ट्रस्ट और जो हमारे डोनर्स हैं वो लोग लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली जब ये नया रेनोवेशन के बाद स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड अ स्टूडेंट अडॉप्शन प्रोग्राम। तो एक बच्चे का करीबन 1 साल में 50,000 रुपये का खर्च आता है। तो हमारे गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा भाई 1 लाख रुपए मेरी तरफ से गुरुकुल के लिए। तो अचानक हमारे दिमाग में एक औंधा कि क्यों नहीं ये हम अडॉप्शन प्रोग्राम करें। तो उस टाइम जितने भी लोग थे हमने उनसे आग्रह किया कि भाई ऐसे ऐसे हम ये हैं और ये खर्चा आता है एक बच्चे का और 8 साल का एक कोर्स बेसिक होता है। तो हमने कहा 4 लाख का एक बच्चे का पूरा खर्चा
और 1 साल का 50,000 का खर्चा। और उस गुरुकुल में वो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ भी सीख रहे हैं। जी जी जी, एंड बिल्कुल एज यू बिल्कुल। सेड की जी हाँ। कंप्यूटर की शिक्षा, अंग्रेजी जी, की जी। शिक्षा, वो हाँ भी। जी हाँ जी। ये अमेरिका तक आपके बच्चे के पहुंचने की क्या कहानी है? सर, बच्चे पढ़ने के बाद देखिए 8 साल की शिक्षा के बाद वो शास्त्री हो जाते हैं। शास्त्री मीन्स यू कैन से ग्रेजुएट, और 2 साल और पढ़े तो आचार्य, विच इज़ बीएड। अधिकतर लोग शास्त्री की शिक्षा तक करके वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। तो कई लोगों को चांस मिला तो कोई अमेरिका चला गया, कुछ लोग लंदन हैं, कुछ लोग सिंगापुर हैं। उनमें से एक वीरेंद्र जी शास्त्री हैं जो न्यूयॉर्क में हैं, वो पिछले काफ़ी वर्षों से वहीं हैं और वहीं के सिटीज़न हो गए। तो जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, देखिए कोई भी पूजा पाठ घर में होता है तो हम लोग चाहते हैं बड़ा प्योरिटी से हो। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते कोई भी आ जाए, कोई भी मंत्र पढ़ जाए, हो जाए। इस मामले में लेके हम लोग थोड़े सजग रहते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी आयोजन हो। तो वो वहाँ पे उनको एक मौका मिला, कोई व्यक्ति थे उनको ले गए वहाँ पे। कोई ऐसे तो दिमाग में देखिए आ नहीं सकता, क्योंकि वैसा परिवेश ही नहीं होता। नहीं, वैसा मैं थोड़ा background। एम्प्लॉयबिलिटी समझना चाह रहा था, इसलिए ये पूछा। रजिया, अमेरिका का जिक्र हो रहा है, बस्तर फूड्स के सहारे आप सैन फ्रांसिस्को तक चली गई, ज़रा वो कहानी बताइए। माइक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बस्तर की जंगली लड़की यूएस जा सकेगी, बट दैट वन इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो महुए पे हमने रिसर्च किया था, उसको मैंने एक फाउंडेशन को प्रेजेंट किया था, मोटवानी जडेजा फाउंडेशन। तो उन्हें हमारा काम काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने फेलोशिप दिया। उस वक्त डायरेक्शन नहीं था लाइफ का, किधर जाना है, क्या करना है। तो जब हम यूएस पहुँचे, 1 महीने के लिए हम यूएस में थे, आना जाना फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था। वहाँ पर हमने स्टार्टअप कल्चर देखा, स्टार्टअप की दुनिया कैसी होती है। एक गैरेज से भी स्टार्टअप किया जा सकता है, जिसे ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम मिला है। जैसे हम फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, तब उस दुनिया को हमने बस्तर में लाने की कोशिश की। तो यूएस से वापस आने के बाद फिर जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, फिर मैंने मेरे पापा के स्टोर रूम से अपनी करियर की शुरुआत की। पापा ने अपने स्टोर रूम में थोड़ी सी जगह दिया और वहीं पे मैंने लैब इस्टेब्लिश किया और रिसर्च स्टार्ट किया। जो फॉरेस्ट में माइनर प्रोड्यूसर्स है, महुआ, इमली, काजू, चिरौंजी, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स है जिसका हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट। और ये सारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में ही होती है, चिरौंजी या बाकी प्रोड्यूस? हर जंगलों में होते हैं। हर जंगल जो होते हैं बहुत सारे खजानों से भरे हुए हैं, बस उसे एक पहचान की ज़रूरत होती है। तो ये काम हमने हमारे बस्तर में स्टार्ट किया। उस लैब में ही हमने इस पे वैल्यू एडिशन का काम शुरू किया और जो प्रोडक्ट आज हम बना रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट में भी अवेलेबल हो रहे हैं और लाइसेंस भी मिल रहे हैं हम लोगों को। तो अच्छे खासे लोग भी इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और खा भी रहे हैं और हेल्दी भी हैं। इंटरेस्टिंग। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग जब सुदूर इलाकों में इस तरह का बिजनेस शुरू करते हैं तब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मदद करता है? जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सड़कें भी पहुँच रही हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम या बैंक की स्कीम या सड़क और दूसरी फाइनेंस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर आप बस्तर फूड्स के कंटेक्स्ट में अगर बस्तर फूड्स की बात करें तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर, ये सारे इलाकों से आता है। आप जानते भी हैं, कटे कल्याण, आए दिन नक्सलाइट वारदात होते रहते हैं। इन गाँव में जाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि सड़कें कैसी होंगी, मे भी हो सकता है कि पत्थरों में ब्लास्ट का, किस पत्थर के नीचे बम लगे हुए, इसको लेके कई लोग डरते हैं, बट हम लोगों को वो अब आदत हो चुका है। तो गांव वालों को ही हम खबर भेजते हैं कि आप कच्चा माल जमा करके रखिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो जो गाड़ियां जाती है वो झट से 1 से 2 घंटे में पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रोड्स। रोड कनेक्टिविटी बेटर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री साइट पे लेकर आना आसान हो जाता है और जो फिनिश मटेरियल है उन्हें पहुंचाना भी आसान हो जाता है। जैसे ये फिनिश मटेरियल दिल्ली आ रहे हैं और अगर अब्रॉड की बात करें तो जो क्लाइंट्स अब्रॉड जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उन्हें ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो विद इन 3 डेज में ये प्रोडक्ट्स उनके डोर पर पहुंच भी रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी आर गेटिंग थ्रू दिस रूट्स। और हमारा काम काफी एम्प्लॉयबिलिटी की अगर बात करें, कितनी महिलाएं हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हैं इस काम से? मोर देन 700 फीमेल्स आर कनेक्टेड विद दिस वेंचर और वो हमारे लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं और नियर अबाउट 1500 to 2000 फार्मर्स इसमें कनेक्टेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। ये हमारे लिए महुआ, इमली, ये सारे जो भी है वो गैदर करते हैं। इंटरेस्टिंग। अशोक जी, अक्सर ये बात कही जाती है कि सरकार बड़ी बड़ी इमारतें तो बना देती है, संस्थान तो बना देती है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के पीछे जो मोटिव होता है, कम से कम जो डिक्लेयर्ड मोटिव होता है, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। बिहार म्यूज़ियम के ज़रिए बिहार और उसके आसपास के इलाकों के आर्टिसंस को कैसे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कैसे मदद मिल रही है, अगर आप कुछ एग्जांपल से बता पाएँ।
मैं बताऊं कि बिहार म्यूजियम ने म्यूजियम की परिभाषा बदल कर रख दी है। जी। इस मायने में कि म्यूजियम को माना जाता है कि जो कलाकृतियां हैं, ऐतिहासिक और प्राचीन कलाकृतियां हैं, उसका संग्रह होगा। लेकिन बिहार म्यूजियम में भी संग्रह है प्राचीन कलाकृतियों का, लेकिन नित्य नए आयोजन बिहार म्यूजियम में होते हैं। मसलन देश और दुनिया के जो जितने नामचीन कलाकार हैं, उनका हम लोगों ने अभी तक करीब 5-6 सालों में 100 से ज़्यादा रेस्ट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशंस किया है। पुनरावलोकन प्रदर्शनी हमने बिहार म्यूजियम में आयोजित की है। इसके अलावा हम लोग समय समय पर बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं, संगीत का कार्यक्रम करते हैं, नृत्य का कार्यक्रम करते हैं। और बिहार म्यूजियम देश का पहला म्यूजियम है कि म्यूजियम बिनाले आयोजित करता है। हर 2 साल पर बिहार म्यूजियम बिनाले होता है अगस्त महीने में। इसमें देश दुनिया के जो म्यूजियम हैं उनकी सहभागिता होती है और उनकी संस्कृति से, उनकी कलाकृतियों से देश दुनिया के लोग मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अपना आदान प्रदान करते हैं। जब मैं सर पहली मर्तबा बिहार म्यूज़ियम गया था अपने चुनावी दौरे के दौरान, तब बच्चों की कतारें लगी हुई थी। तो ये किशनगंज, पूर्णिया से लेके गोपालगंज और नीचे के जो ज़िले हैं वहाँ से आते हैं या सिर्फ पटना के बच्चे आते हैं वहाँ? नहीं, पूरे बिहार के बच्चे आते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रतिदिन लगभग 2000 लोग आते हैं बिहार म्यूजियम का विजिट करने, जबकि 100 रुपये का टिकट है, फिर भी 2000 लोग प्रतिदिन विजिट करते हैं। और वीकेंड में सैटरडे संडे वो संख्या 3000 से बढ़कर 5000 तक हो जाती है। और उसमें 40% जो है उसकी में बच्चों की संख्या होती है, स्कूली बच्चे, आसपास के बच्चे। और बिहार म्यूजियम ने किसी भी म्यूजियम में जाइए तो वहाँ लिखा रहता है डोंट टच मत कीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ सुविधा दिए हैं बच्चों की, आप देखिए, छू के देखिए, परखिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो हमारे गाइड उनको मुहैया कराते हैं। और जो हमारा चिल्ड्रन सेक्शन है बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बना है कि कैसे कोई पुरातत्वविद कैसे खुदाई करता है, कैसे कलाकृतियों की खोज करता है, बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है। जी। बिहार की आर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मधुबनी और मंजूषा, इन दोनों का जिक्र आता है। मधुबनी के बारे में हमें पारंपरिक रूप से ये पता है कि वो मिथिला के इलाकों के गाँवों में महिलाओं का, ख़ास तौर पर कुछ विशिष्ट सामाजिक वर्गों से आने वाली प्रभुत्व रहा है। म्यूज़ियम उनकी कला को किस तरह का प्लेटफॉर्म देता है? कुछ अगर आप स्टोरीज बता पाएँ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक पद्मश्री हैं लोक कलाओं में। बिहार में 16 पद्मश्री हैं लोक कलाओं में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भारत के किसी दूसरे राज्य में 16 पद्मश्री नहीं है। और उसमें से मधुबनी पेंटिंग या जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, उसमें 9 पद्मश्री हैं और 9 में 8 महिलाएं हैं। तो सबसे अधिक बिहार में जो कलाकार हैं, लगभग संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख है लोक कलाकारों की, उसमें 40,000 मिथिला पेंटिंग के कलाकार हैं। और मिथिला पेंटिंग में जैसा होता है कि 9 पद्मश्री हैं और एक से एक उनके साथ हम लोगों का लंबा जुड़ाव रहा है। उनके लेके देश विदेश भी हम लोग कई जगह गए हैं। तो जितनी मान्यता, उनको इज्जत प्रतिष्ठा दूसरे राज्यों में, देशों में जाते हैं तो काफ़ी इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है कि मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं। अभी 2-3 साल पहले हम लोग मॉरिशस गए थे तो हमारे साथ एक पद्मश्री हैं बउआ देवी, जिनको 2017 में पद्मश्री मिला था। वहाँ राष्ट्रपति जी ने हम लोग को डिनर पर इनवाइट किया। डिनर के क्रम में राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं सबको सम्मानित करूंगा। सम्मानित करने के क्रम में जब मैंने परिचय कराया कि हमारे बिहार से पद्मश्री हैं मिथिला पेंटिंग की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मत बुलाइए, मैं खुद चलूँगा उनके पास। वो अपने उठ के गए और उनका पैर छू के प्रणाम किया और उनको सम्मानित किया और बोले कि मैं धन्य हो गया कि मेरे यहाँ बिहार के मिथिला पेंटिंग की पद्मश्री मेरे घर में आई हैं। तो इस तरह का स्वागत सत्कार बिहार के कलाकारों को दूसरे देशों में भी मैंने देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। रज़िया जी, आखिरी सवाल, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब इसको और बड़ा कैसे किया जाए? चैलेंजेस तो हम लोगों ने डे 1 से ही देखा था जब हमने ये महुए पे जर्नी स्टार्ट किया। नॉट अबाउट द महुआ, एग्रो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें पुराने ज़माने की जो ढेकी राइस, ये सारे हमारे जो फूड हैं वो हैं। तो बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था पूरी तरीके से। बट हमने हार नहीं मानी, धीरे धीरे हमने प्रोडक्शन किया, जो सेल से पैसे आते थे वो फिर दोबारा इन्वेस्ट किया
पापा ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, मैंने वो इस बिज़नेस में लगा दिया, क्योंकि भरोसा था कि पैसे दूसरे घर जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे, बट वही पैसे मैं अपने बिज़नेस में लगाती हूँ तो मैं उससे 3 गुना भी कमा सकती हूँ। तो उस भरोसे पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, बट उससे ज़्यादा मिला। आज कंपनी का जो वैल्यू है इट्स 1 CR, और ये सारे मैंने अपने बच्चों के सामने करके दिखाया तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ा। आज बैंकर्स जो है वो हमारे पीछे आ रहे हैं कि मैडम वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आपको कितना लोन चाहिए। और जो पहला सपोर्ट हमें मिला वो था PMFME स्कीम का, जो MOFP के थ्रू हम लोगों को मिला था। प्राइम मिनिस्टर ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो फंड दिया जाता है, सो वो एक अमाउंट हमें मिला। तो उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन और बढ़ गया, एंड वी आर हैप्पी कि डे बाय डे हमारा जो सेल है वो बढ़ता जा रहा है। और हमसे और भी लोग, जो गर्ल्स हमारे इंटीरियर एरियाज़ के हैं और जो बॉयज़ जो बहुत ही अंदरूनी इलाके से है, वो खुद ब खुद आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तक 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग ले ली, और ये जो दौर है, ये जो प्रोसेस है वो और बढ़ते जा रहा है। सो चैलेंजेस है, क्योंकि चैलेंजेस हैं तभी उसका सोल्यूशन है। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर रेडी टू फेस सच चैलेंजेस। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सर, जब भी हम आज की तारीख में गुरुकुल शब्द बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई पुरातन पंथी शास्त्र है जिनका अध्ययन करने के लिए कुछ लोगों को जुटा लिया गया है। लेकिन आपकी हम जब भविष्य की योजनाएं सुनते हैं जिसमें कंप्यूटर लैब या नई बिल्डिंग इन्वॉल्व हैं, तो लगता है एक नई दृष्टि भी है। इस तरह के गुरुकुल चलाने में ट्रस्ट के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, ताकि जो ऋग्वेद की, सामवेद, यजुर्वेद की ऋचाओं का पाठ करे उसको ये भी पता हो कि जो न्यू एज क्लाइंटल है उनके स्पिरिचुअल या रिलीजियस एस्पिरेशंस या क्वेस्ट क्या हैं। तो आप लोग किस तरह से योजना बना रहे हैं, सिलेबस के लेवल पे, स्टूडेंट्स के लेवल पे, ट्रेनिंग के लेवल पे? सिलेबस जो गुरुकुल का चलता है वो हमारा एफिलिएशन है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से, विच इज़ एज ओल्ड एज BHU। जी, उनका सिलेबस चलता है, उसमें हिंदी इंग्लिश बहुत एलिमेंट्री है। हमने उसको एडवांस में ऐड किया है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल एंड कंप्यूटर एजुकेशन, कि बच्चा पिछड़ा हुआ नहीं महसूस करे। क्योंकि सिर्फ संस्कृत एजुकेशन से आई थिंक आने वाले टाइम में काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो एक वैदिक क्रिया है, एक जीने की पद्धति है, पूजा पाठ वगैरह जो, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जन्म से मरण के बीच में 16 संस्कार होते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता है या नहीं पता, जिसमें अलग अलग किस्म की पूजा विधि विधान ऐसे होते हैं। तो एक तो वो है, प्लस उसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वहाँ के बच्चे इस चीज़ में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर चूरू जैसे शहर में हिंदी ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम। वो लोग घबराते हैं उससे आज भी। तो वो एक उनके अंदर पुटअप करना। अब जैसे मैनहट्टन चले गए, वो कुछ एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं और बच्चे जाएँ, अपना नाम करें, अपना अच्छा खाएँ कमाएँ, एस्टेब्लिश करें अपने आप को अच्छा, वहाँ गुरुकुल चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे मौके मिले उनको। जी, ट्रेड सरप्लस में तो है ही, थोड़ा और बढ़ जाएं। चुरू से शास्त्री जी जाएं, जगदलपुर से महुआ के बने लड्डू जाएं, और बिहार से मंजूषा और मधुबनी की पेंटिंग जाएं। देखिए, रज़िया जी बहुत लकी है, इनके पास महुआ के फूल थे। हमको तो चूरू में खाली कैक्टस और कांटे मिले, तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। और क्या है कि ज़िंदगी सपनों में बड़ी रंगीन लगती है, हकीकत में बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है। तो वो जो चैलेंजेस जब गुरुकुल बनाई, बच्चे थे, बच्चे भाग जाते थे। 1 साल पढ़े, 6 महीने पढ़े संस्कृत, सुबह 4:30 बजे उठना, बच्चे भाग गए। तो एक वो चैलेंज बहुत होता है। तो अब धीरे धीरे करके कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। तो हमें उम्मीद है अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है उसमें बच्चे आएंगे, लोग जुड़ रहे हैं। जो स्टूडेंट अडॉप्शन प्रोग्राम किया हमने, 1 घंटे में 2.25 करोड़ रुपए की कमिटमेंट आ गए हमें जी, और पैसा आना शुरू हो गया अगले दिन से, और लोग जुड़ने शुरू हो गए। चूरू क्योंकि थोड़ा सा एक ऑड प्लेस है, मैं नहीं समझता यहाँ बैठे हुए कोई भी आदमी वहाँ गए होंगे। यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, कभी आइए गुरुकुल देखिए, अच्छा लगेगा आपको, जुड़ेंगे आप लोग। जी, बनेगा तो बढ़ेगा भारत। जी जी, इस पे मैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कवियों का हर गणराज्य में बहुत सम्मान होना चाहिए। नहीं, मैं शौकिया कवि हूँ जी। कि तूफ़ानों से लड़के तो यहाँ तक पहुँच गए हम, तूफ़ानों से तो लड़के यहाँ तक पहुँच गए हम, नए नींव की नई इमारत का अब इशारा है, नए नींव की नई इमारत का अब इशारा है, बदलते वक्त के इस नए दौर में नए भारत का संकल्प हमारा है, बढ़ेगा तो बनेगा मेरा भारत, अब ये लक्ष्य हमारा है।